हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स। सो हमने पार्ट 1 में कवर किया था थॉमस हॉब्स के बैकग्राउंड के बारे में, उनकी राइटिंग्स देखी थी एंड उनकी कुछ पॉलिटिकल फिलोसॉफी देखी थी। एंड आज इस पार्ट 2 में हम आगे कवर करेंगे कि कैसे उनकी क्या क्या आइडियाज़ है, वो सब चीज़ें। ओके, सो अभी तक जिन भी लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, सबसे पहले वो जाके पार्ट 1 देखे आइए, क्योंकि अगर आप उनके बैकग्राउंड के बारे में जानोगे, ये सब समझोगे, उसके बाद ही आप उनके आइडियाज़ को समझ सकते हो। सो प्लीज़ सबसे पहले आप पार्ट 1 देखे आइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप इनटू दैट। सो आज हम सबसे पहले हॉब्स के व्यूज़ देखेंगे ऑन द स्टेट ऑफ नेचर, कि हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर क्या व्यूज़ है। ओके, सो एक कॉमन परसेप्शन है, एक कॉमन थिंकिंग है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ पे हर एक इंसान जो है वो फ्री है, इक्वल है, वो एक स्टेट ऑफ पीस है, मतलब वहाँ पे एकदम शांति शांति है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान जो है वहाँ पे फ्री है, इक्वल है, इस वजह से। ठीक है, बट यहाँ पे हॉब्स का जो व्यू है एकदम इसकी टोटली अगेंस्ट है। हॉब्स इस व्यू को बिल्कुल नहीं मानते कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो एक स्टेट ऑफ पीस है, मतलब वो वहाँ पे शांति नहीं है उनके अकॉर्डिंग। ओके, इवन एरिस्टोटल एंड बॉर्डन का जो व्यू है दैट मैन इज अ सोशल एनिमल, हॉब्स उसको भी नेग्लेक्ट करते हैं, हॉब्स उसको भी नहीं मानते। तो ये तो हमने देखा कि हॉब्स क्या क्या चीज़ें नहीं मानते, कि वो स्टेट ऑफ नेचर को स्टेट ऑफ पीस नहीं मानते, वो मानते नहीं है कि मैन जो है एक सोशल एनिमल है, उस चीज़ को भी वो नहीं मानते। ठीक है, तो अब एक्चुअल में हॉब्स मानते क्या है? तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स जो स्टेट ऑफ नेचर है वो एक स्टेट ऑफ वॉर है, जहाँ पे सब जने एक दूसरे के अगेंस्ट है। ठीक है, वहाँ पे मतलब जो है कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, वहाँ पे एक स्टेट ऑफ वॉर है, एक लड़ाई चल रही है जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट है। ठीक है, सो स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वॉर, अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब सब एक दूसरे के अगेंस्ट में है, एक दूसरे के खिलाफ है। तो हॉब्स और क्या बोलते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर है यहाँ पे मैन है एक रिवेंजिंग बीस्ट, जो कि केवल बदले की भावना से आगे चलता है। मतलब अगर उसका कोई भी एक्शन वो ले रहा है तो वो सब बदले की भावना से ले रहा है। ठीक है, उसको रिवेंज लेना है। ओके, एंड इस स्टेट ऑफ नेचर में एक ही रूल चलता है, दैट माइट इज राइट, मतलब जिसके पास पावर है, जो स्ट्रांग है, वो ही सर्वाइव कर पाएगा। एंड जो स्ट्रांग है वो क्या करेगा? वीक को परेशान करेगा, मतलब वीक को लूटेगा, करेगा। तो मतलब बेसिकली स्ट्रांग सर्वाइव कर पाएंगे एंड वीक जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हर एक जना जो है एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, एक दूसरे का एनिमी बना हुआ है। सो इस वजह से यहाँ पे कांस्टेंट फियर रहेगा, मतलब एक कांस्टेंट डर बना हुआ रहेगा डेंजर का और वायलेंट डेथ का, कि मतलब एक खतरा हमेशा बना हुआ रहेगा, क्योंकि कब स्ट्रांग आके वीक पे अटैक कर दे या कब क्या चीज़ हो जाए, क्योंकि हर एक जना जो है एक दूसरे का दुश्मन है। तो इस वजह से एक डेंजर का हमेशा डर बना हुआ रहेगा, खतरे का हमेशा डर रहेगा। और दूसरा वायलेंट डेथ ना हो जाए, मतलब कोई मेरे को आके मार ना दे। तो ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, कोई आर्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे बस एक जना जो है दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। दैट्स इट अकॉर्डिंग टू हॉब्स, कि यहाँ पे एक स्टेट ऑफ वॉर है जहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ाई हो रही है, कोई शांति नहीं है। ओके, एंड हॉब्स के अकॉर्डिंग इस स्टेट ऑफ नेचर में माइट इज द ओनली नेचुरल नाइट। दैट मीन्स यहाँ पे जिसके पास पावर है उसको सब कुछ अलाउ है, कि वो चाहे तो किसी का मर्डर भी कर सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मतलब उसको सब परमिशन है। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पे कोई लॉज नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो इस वजह से जिसके पास पावर है वो सर्वाइव कर रहा है, उसके पास परमिशन है, वो जो चाहे वो कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे अगर कोई लॉ है तो वो है लॉ ऑफ स्वॉर्ड, मतलब जिसके पास पावर है, जिसके पास तलवार है, हथियार है, वो ही जो है यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने कुछ मेन की वर्ड्स यूज़ करे हैं हॉब्स ने, स्टेट ऑफ नेचर में कैसी लाइफ है इंसान की उसको डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ की लाइफ नेस्टी है, ब्रिटिश है, शॉर्ट है, सॉलिटरी है एंड पुअर है। तो ये कुछ की वर्ड्स है जो कि आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये की वर्ड्स लिखते हो तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब यहाँ पे हॉब्स के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर में मैन जो है वो 3 इंस्टिंक्ट से गाइडेड है। कौन कौन से इंस्टिंक्ट्स? एक्विजिटिव, पजेसिव एंड द लव ऑफ ग्लोरी। अब एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट क्या है? तो सबसे पहले कि टू अक्वायर ऑल दैट ही कुड थ्रू फोर्स एंड वायलेंस, इवन द वाइफ, चिल्ड्रन, कैटल ऑफ अदर मैन। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं हॉब्स, एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट में मैन के पास ये राइट है कि अगर वो फोर्स और वायलेंस के थ्रू किसी भी चीज़ को अक्वायर करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। इवन वाइफ्स को भी,
चिल्ड्रन को भी एंड कैटल ऑफ अदर मैन को, मतलब अगर किसी और की वाइफ को, किसी और के चिल्ड्रन को या किसी और की कैटल्स को भी वो अक्वायर करना चाहता है फोर्स और वायलेंस के थ्रू, तो वो अक्वायर कर सकता है। और यहाँ पे एक्चुअल में मैन जो है इन्हीं 3 इंस्टिंक्ट से जो है गाइडेड है, कहाँ पे, स्टेट ऑफ नेचर में। ठीक है, सेकेंड आती है पॉजिटिव इंस्टिंक्ट। पॉजिटिव इंस्टिंक्ट में क्या बोला गया है कि मैन जो है वो जो उसके पास खुद के पास है वो अपने नेबर्स को नहीं लेने दे सकता। ठीक है, मतलब वो नहीं चाहेगा कि जो मेरे पास हो मेरे नेबर्स के पास भी हो। किस वजह से? जेलेसी की वजह से, कि अगर वो चीज़ मेरे पास है तो ओनली मेरे पास ही होनी चाहिए, मेरे नेबर्स के पास नहीं। सपोज अगर मेरे पास कार है तो ये केवल मेरे पास होनी चाहिए, मेरे नेबर्स के पास नहीं। तो वो हमेशा ट्राई करेगा कि उनके पास कैसे ना कैसे करके कार ना आए। ओके, एंड द थर्ड वन इज लव ऑफ ग्लोरी, जहाँ पे वो खुद की तारीफ करेगा एंड दूसरों से जलेगा, दूसरों के लिए उसके मन में जेलेसी होगी। ठीक है, तो ये होता है लव ऑफ ग्लोरी। एंड ये ही 3 इंस्टिंक्ट्स जो है, जो कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन के अंदर है, जो कि मैन को क्या बनाते हैं, क्वेरलसम, मतलब थोड़ा झगड़ालू टाइप, ओवरली कॉम्पिटिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। अच्छा, इसने ये लिया मैं ये करूँगा, इसने वो करा मैं इससे बढ़ के करूँगा, तो वो चीज़ ओवरली कॉम्पिटिटिव। ठीक है, जेलस बना देते हैं एक दूसरे से, सब एक दूसरे से जेलसी वाली फीलिंग्स रखते हैं। एंड क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में कोई भी लॉस इन्फोर्स करने वाला ऑफिसर ही नहीं है, कोई बॉडी ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में जो लाइफ है वो बहुत ही मिजरेबल है और अनबियरेबल है। सो बहुत बार पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर व्यूज़ थे उसका क्रिटिकल एवैल्यूएशन करो। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा क्रिटिकल एवैल्यूएशन का कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर व्यूज़ है हॉब्स के, यहाँ पे ये सब फैक्ट्स नहीं है, ये एक फिक्शनल स्टोरी लगती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हिस्टोरिसिटी रिलेटेड नहीं है, मतलब हिस्ट्री की कोई भी फैक्ट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी। ये ऐसा लगता है कि कोई कहानी सुना रहा है, कुछ इसमें फैक्ट्स नहीं है। सो इस वजह से ये सब अपन बोल सकते हैं कि फैक्ट्स नहीं, बट इट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी। सेकेंड चीज़, ये सब जो है हॉब्स की इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे सारा ये सब चीज़ें जो है हॉब्स इमेजिन कर रहा है। एंड सेकेंड चीज़ कि ये एक स्पेकुलेटिव थ्योरी है एंड प्रोडक्ट है इमेजिनेशन का, मतलब वापस से वही कि इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, फैक्ट्स नहीं है, ट्रू स्टोरी नहीं है, फिक्शनल स्टोरी है, तो वही चीज़। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज कि जैसे कि हॉब्स ने बताया ह्यूमन नेचर को कि यहाँ पे सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, सब लड़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैन में बहुत सारी अदर क्वालिटीज़ भी है, जैसे कि सेक्रीफाइस की, लव की, एम्पैथी की, सिंपैथी की, ये सब और भी क्वालिटीज़ है। एंड अगर ऐसा होता है कि इंसान एक दूसरे के दुश्मन है, उनमें केवल हेट्रेड की फीलिंग्स है, जेलेसी की फीलिंग्स है, तो सोसाइटी एग्जिस्ट करती ही नहीं। इवन रूसो ने भी जो है हॉब्स को क्रिटिसाइज किया है और बोला है कि अगर ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक दूसरे के टुवर्ड्स इतने हेटफुल होंगे, इतने हेट्रेड वाली और जेलेसी वाली फीलिंग्स रखेंगे, तो 2 जनरेशन से ज़्यादा सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी। एंड वन मोर पॉइंट इज कि हॉब्स के अकॉर्डिंग जो मेन है एक दूसरे को मर्डर करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा ही हुआ तो सभी एक दिन मारे जाएंगे। तो बेसिकली कुछ सोसाइटी बची नहीं, कुछ स्टेट ऑफ नेचर बचा ही नहीं। सो ये सारे पॉइंट्स है क्रिटिसिज्म के ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर बाय हॉब्स, कि हॉब्स के जो व्यूज है स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर उसकी क्या क्रिटिसिज्म्स है, तो ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोई थ्योरी होती है या किसी पे भी व्यूज़ होते हैं तो उसके क्रिटिसिज्म्स हमेशा होते हैं। एंड इवन पेपर में भी क्रिटिकल इवैल्यूएशन ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात भी है, हालांकि हॉब्स ने जो है ह्यूमन नेचर की बहुत एक्सट्रीम पॉइंट की बात करी है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो ह्यूमंस है वो एक दूसरे को मारने पे आ रखे हैं, तो ऐसा भी उन्होंने बोला है, बहुत एक्सट्रीम बात करी उन्होंने ये चीज़। बट मेन उनका इसके पीछे इंटेंशन ये था कि वो ये बोलना चाह रहे थे कि अगर कोई पावरफुल रेगुलेट करने वाला सोवरेन नहीं हो या कोई लॉज नहीं हो, कोई लॉ को रेगुलेट करने वाली बॉडी नहीं हो, तो ह्यूमंस जो है उनकी लाइफ इतनी ही मिजरेबल और अनबियरेबल बन जाएगी। नाउ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये प्रोडक्ट है स्टेट ऑफ नेचर का ही। तो हॉब्स के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर में लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स को जो है ज़्यादा टाइम तक सह नहीं पाएंगे और वो उन सारी प्रॉब्लम्स को एंड कर देंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे। इसलिए अब मैन क्या डिसाइड करेंगे कि हम एक सिविल स्टेट की तरफ जाते हैं, और इसलिए वो आपस में उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम एक सिविल स्टेट जो है डेवलप करेंगे। ओके, तो उन्होंने आपस में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में मैन ने क्या डिसाइड करा कि वो अपनी जो पावर्स है, अपना जो राइट है ऑफ गवर्निंग हिमसेल्फ, खुद को गवर्न करने का राइट जो है, इवन दूसरों को ट्रबल करने का या एक्सप्लॉइट करने का जो राइट है वो सब छोड़ देंगे। दैट मीन्स उनके पास जितने भी राइट्स है वो किसको दे देंगे, एक सोवरेन को दे देंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक सोसाइटी फॉर्म हुई। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या हुआ, जो सोसाइटी है उन्होंने मेजॉरिटी से डिसाइड किया कि कौन सोवरेन बनेगा।
एंड जो भी फिर सोवरेन बनेगा उसको अपनी सारे राइट्स और पावर्स जो है उस सोवरेन को सौंप दिए, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे सोवरेन को एब्सोल्यूट बना दिया गया, उसको एब्सोल्यूट पावर्स दे दी गई। एंड जब सोवरेन को सारे राइट्स और पावर्स मिल गए तो वो ऑब्वियसली सुपीरियर बन गया, उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स आ गई, क्योंकि लोगों ने अपने राइट्स भी इवन किसको दे दिए, सोवरेन को दे दिए। एंड इंटरनल पीस एंड डिफेंस एक्सटर्नल एनिमीज से, मतलब शांति और सुरक्षा एक्सटर्नल एनिमीज से, वो सब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट फॉर्म करती है। एंड ये दो एंड्स मिलके इस कॉन्ट्रैक्ट को बाइंडिंग और इररेवोकेबल बनाते हैं। इररेवोकेबल मतलब कि आप वापस से चेंज नहीं कर सकते हो ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब जो मेंबर्स होंगे न्यूली फॉर्म्ड स्टेट के, उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो विड्रॉ कर सके। उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया है कि हम ये ओबे करेंगे या हम अपने राइट्स आपको दे देंगे, तो वो उसको विड्रॉ करने का भी उनके पास कोई राइट नहीं बचता है। एंड अगर वो ऐसा करते हैं दैट मीन्स ऑर्डरली स्टेट जो है वो फिर से किस में बन जाएगा, स्टेट ऑफ नेचर में बन जाएगा, जहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे माइट वॉज राइट एंड द रूल ऑफ जंगल जो है फिर से प्रिवेल हो जाएगा, मतलब जिसके पास ताकत है, जो स्ट्रांग है, वो वापस से अपने ही चलाने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई रिबेल का भी नहीं बनता कि अगर एक बार आपने सोवरेन को पावर्स दे दी तो आप उसके अगेंस्ट मतलब रिबेल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मतलब जो भी कमांड्स होगी सोवरेन की आपको माननी पड़ेगी। इसलिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स थे वो कैसे थे, बाइंडिंग थे, एंड उसने सोवरेन को एब्सोल्यूट और कंप्लीट पावर्स दे दी ओवर द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, कि सिटीजन्स के ऊपर उसके पास एब्सोल्यूट और कंप्लीट पावर्स है। तो ऑब्वियसली जब इतनी सब बातें हुई जहाँ पे एब्सोल्यूट पावर सोवरेन को दे दी, लोगों ने अपने राइट्स छोड़ दिए, तो ऑब्वियसली इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाएगा। एंड यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज करा गया कि कैसे स्टेट ऑफ नेचर के जो एंटी सोशल मैन थे वो अग्री कर गए अपने राइट्स को छोड़ने के लिए, एंड वो सारे राइट्स जो एक सोवरेन को सौंपने के लिए वो कैसे अग्री कर गए। एंड जब स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के बीच में इतना हेट्रेड था, इतनी जेलेसी थी, तो कैसे एक साथ में आए एंड उन्होंने कैसे इस चीज़ पे म्यूचुअली अग्री किया एंड उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए पीस और काम के लिए। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई, तो एक तो इस बेसिस पे उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और एकदम से ऐसा रेडिकल चेंज आ जाना वो थोड़ा सा इमेजिनरी और इम्पॉसिबल लगता है कि कहीं तो आप एकदम बोल रहे थे स्टेट ऑफ नेचर में मैन ऐसे हैं जहाँ पे एक दूसरे को मारने पे ही तुले हैं, और एकदम से आपने बोला कि उन्होंने हाथ मिला लिए और सब मिलके म्यूचुअली अग्री कर गए कि हम लोग जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लाएंगे जहाँ पे हम सारे राइट्स अपने छोड़ के एक सोवरेन को दे देंगे। तो इट साउंड्स वेरी इमेजिनरी एंड इम्पॉसिबल। एंड जब स्टेट ऑफ नेचर में इतना सब क्योस था, तो ऐसे में बीच में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट आना जहाँ पे लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और म्यूचुअली वो अग्री कर गए, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल ही लगती है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगती है। एंड ये जो स्टेप लिया लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, तो ये ज़्यादा डेंजरस लगता है स्टेट ऑफ नेचर से भी, क्योंकि आप अपने सारे राइट्स जो है सोवरेन को दे रहे हो। तो यहाँ पे डेस्पोटिक मोनार्क के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जहाँ पे वो अगर उसके पास सारी पावर्स है तो वो ऑब्वियसली अपनी मनमर्जी चलाएगा, एंड हायर चांसेस है कि वो डेस्पोटिक और पावरफुल मोनार्क बन जाए। इवन लॉकी ने भी क्रिटिसाइज किया हॉब्स को ये कह के कि मैन इतने भी फुलिश नहीं हो सकते कि वो फॉक्स से खुद को बचाने के लिए अपने आप को लायन के हाथों में छोड़ देंगे। दैट मीन्स इस स्टेट ऑफ नेचर से बचाने के लिए, स्टेट ऑफ नेचर से बचने के लिए वो खुद को जो है अपने सारी पावर्स एक सोवरेन, एक एब्सोल्यूट मोनार्क को नहीं दे सकते हैं। तो ये सब थे क्रिटिसिजम्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो दैट वाज इट। तो आज हमने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा कि हॉब्स के क्या व्यूज थे स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर। आफ्टर दैट हमने देखा उसके क्रिटिसिजम्स क्या थे स्टेट ऑफ नेचर के, ठीक है। उसके बाद हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखी एंड उसकी क्रिटिसिजम्स देखे। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। ओके, एंड इन केस अगर आपको किसी और टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स चाहिए या फिर किसी और टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको किसी भी वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए जो कि अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज स्मैश दैट थम्स अप बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, and also subscribe to my YouTube channel for more videos like this, and make sure that you hit that bell icon. Okay, so bye bye, take care.